आइए हम लोग अपने मैसूर किंगडम के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसमें क्या था, मैंने आपसे कहा था कि डिटेल डिस्कशन होगा अबाउट द फोर एंग्लो मैसूर वॉर। तो आइए शुरू करते हैं। इस टेबल को समझने के लिए आप इस चीज को समझ लीजिए कि पहला साल दिया हुआ है, ये वो साल है जिसमें वॉर हुए। दूसरा है ट्रीटी। ट्रीटी कहने का मतलब किस संधि से इस वॉर को समाप्त किया गया। तीसरा, उस समय गवर्नर कौन था, और आउटकम, कुछ इसके स्पेशल रिजल्ट्स और कुछ रीजंस इसमें दिए हुए हैं कि किस तरीके से क्यों ये वॉर आखिरकार हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वॉर हम लोग देखते हैं कि 1767 से बीच के से लेके 1769 में हुआ। ये लड़ा गया था बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड हैदर अली। ये आखिरकार लड़ाई क्यों किया, ये लड़ा गया, देखिए उस समय जो ये मैसूर किंगडम था वो एक बड़े ही पावरफुल फॉर्म में उभरते हुए आ रहा था, जिससे तीनों यानी कि ये हैदराबाद के निज़ाम हो गए, मराठन हो गए और ब्रिटिशर्स हो गए, बड़े तीनों परेशान हो गए कि मतलब किस तरीके से इनके पावर को दबाया जाए। तो ये पहला लड़ाई हम लोग उसी में देखते हैं। मराठा और निजाम को ब्रिटिश ने क्या किया कि अपने लिए अपने साथ मिला लिया कि आप हमारा साथ दीजिए। बट उसी चीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किस तरीके से ये जो हैदर अली थे उन्होंने अपने कूटनीति का मतलब परिचय देते हुए जो है इन दोनों को अपने में मिला लिया। और इनकी सेना जब काफी बड़ी हो जाती है, तीनों कहने का मतलब मराठा, निजाम और हैदर अली तीनों मिलके जो है ब्रिटिशर्स पे अटैक कर देते हैं। और ये काफी ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से हारते हैं। ये बड़ा ही अपमानजनक स्थिति ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा अभी था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बैटल ऑफ बक्सर which was fought on 1764 या अक्टूबर 22 1764 टू बी प्रिसाइज। ठीक है, अक्टूबर 22 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिशर्स ने अपने पूरी सैन्य क्षमता के दम पर जो है तीनों को परास्त कर दिया था। कौन तीन? शुजाउद्दीन ऑफ अवध, ये मीर कासिम थे, यहाँ नवाब के, बंगाल के नवाब हुआ करते थे जिनको हटाया गया था, और दिल्ली के मुगल जो थे उनको जो है इन्होंने इन तीनों बैटल ऑफ बक्सर में तीनों को एक साथ जो है ब्रिटिशर्स ने अपने सैन्य क्षमता के दम पर हराया। बट इसमें क्या होता है, एक छोटा सा एरिया का राजा जो है या हैदर अली जो है ये बैटल ऑफ बक्सर को जीते हुए ब्रिटिशर्स को हरा देता है। कहने का मतलब ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और बड़ी ही अपमानजनक बात हो जाती है, क्योंकि अभी बैटल ऑफ बक्सर आप लोग जीत के आ रहे थे और 1767 आते आते एक छोटे से राजा से आप लोग हार जाते। तो ये बड़ी ही अपमानजनक स्थिति थी ब्रिटिशर्स के लिए। इस वॉर को हम लोगों ने कहने का मतलब ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ मद्रास सेंड किया। ट्रीटी ऑफ मद्रास ये जो है, ये जो संधि, मद्रास की संधि हुई थी। एक्चुअली ये मद्रास क्यों? क्योंकि जो है ये जो हैदर अली की आर्मी थी विच कंसिस्टेड ऑफ मराठा, निजाम एंड हैदर अली, ये तीनों ने बड़ी ही बुरी तरीके से हराते हुए ये मद्रास तक पहुंच गए थे, कैप्चर करते हुए एरियाज को। तो 4 अप्रैल 1769 को एक ट्रीटी साइन होती है और उस ट्रीटी में ये चीज कही जाती है कि जब भी ये मैसूर किंगडम को मदद की जरूरत पड़ेगी फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर तो वो मदद के लिए आगे आएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वॉर यानी कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में, विच वॉज फॉर बिटवीन अगेन हैदर अली एंड ब्रिटिशर्स। बट इस ये पूरा 1780 से लेके 84 का जो टाइम स्पैन है, इसमें मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और बाकी जो 2 साल है वो जैसे तैसे उसका जो लड़का है टीपू सुल्तान उसको कंटिन्यू करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसमें क्या हुआ कि ये वॉर आखिरकार हुआ क्यों? बिकॉज द ब्रिटिश डिड नॉट फॉलो द ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जब भी मैसूर के किंगडम को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो ये लोग आगे आएंगे उनकी मदद करने के लिए, ये चीज फॉलो नहीं की गई, जिसके वजह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। वॉरेन हेस्टिंग उस समय के गवर्नर थे। इन्होंने ये सर आयरकूट, ये वही सर आयरकूट है जिन्होंने कार्नेटिक वॉर में ब्रिटिशर्स को लीड किया था, इनको भेजा। इसी वॉर में हम लोग देखते हैं कि बैटल ऑफ पोर्टानोवा में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली खत्म हो जाते हैं और दोनों ये कहने का मतलब ये जो इनके बाद ये जो टीपू सुल्तान थे, इसने जो है मोर्चा संभालता है 1782 से लेकर 1784 तक का मोर्चा संभालता है। और इस बैटल का कोई बहुत ज्यादा डिसिसिव कोई रिजल्ट नहीं आता है, कोई भी ऐसा कंक्रीट रिजल्ट नहीं आता है। वो दोनों एक तरीके से दोनों एकदम इक्वल पे खत्म होते हैं, जिससे ना कोई ब्रिटिशर्स की जीत होती है ना ही कि टीपू सुल्तान की जीत होती है, दोनों इक्वल पे खत्म करते हैं। और एक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है
मार्च ऑफ 11 1784 में इस ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में ये होता है कि आप बोथ साइड्स यानी कि जो जमीन जो है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स की कब्जा ली है, चाहे ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान की कब्जा ली है, दोनों एक दूसरे को वापस कर देंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे वॉर की तरफ। 1790 से लेके 1792 विच वाज फॉट बाय टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, अब इस वॉर का क्या ये रीजन रहा, टीपू सुल्तान जो है अपने पावर को वो कर रहा था, काफी मजबूत कर रहा था अपने एम्पायर को, जहां वो फ्रेंच से मदद मांग रहा था, फ्रेंच से अलाइज बना रहा था, और जो है कई और बाहर की कंट्री से, जैसे कि कससुनिया हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, अपने कॉन्स्टेंटिनोपल से मदद मांग रहा था, जो कि अब ओटोमन एम्पायर के कब्जे में था, उनसे मदद मांग रहा था कि किस तरीके से ये चाहते थे कि जो है ब्रिटिशर्स को इस एरिया से निकाला जाए। ये बात ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आती है और शुरू हो जाता है तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध फ्रॉम 1792 टू 1792। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो निजाम यानी कि हैदराबाद के निजाम, डेक्कन के निजाम और मराठा को दोनों अपने तरफ करने में सक्सीड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब 4:1 की रेशियो बन जाता है। कहने का मतलब इधर से अगर 4 लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से, तो इधर से केवल एक ही आदमी है। तो इस बैटल का एक ही अंत होना था, टीपू सुल्तान बुरी तरीके से हार जाता है। फिर इस हार के बाद ये लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय के गवर्नर रहते हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन ऑन द मार्च 18 1792 साइन होती है। और इस ट्रीटी के अंदर काफी अपमानजनक चीजें मतलब डाल दी जाती हैं कि किस तरीके से टीपू सुल्तान को परेशान करने का होता है। कि पहले क्या उसकी कुछ शर्तें थी कि उनको टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य सौंपना पड़ता है टू द ब्रिटिशर्स, 3 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, उनके 2 लड़कों को कब्जा लिया जाता है। तो ये सारी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, अभी मैंने प्रीवियस पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक बात कही थी, वो था कि मैंने अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा मजबूत भी नहीं होने दिया और अपने दुश्मन को पूरे तरीके से तबाह भी कर दिया। ये किस लिए कह रहे थे, ये चीज आप इस पॉइंट से समझ लीजिए कि जो भी ये जो आधा राज्य दे दिया था ये टीपू सुल्तान ने, उस आधे राज्य में से थोड़े थोड़े हिस्से जो है मराठा को दे दिए गए और कुछ हिस्से निजाम को दे दिए गए। तो वो भी खुश कि भाई हमने हमारी भी जीत हुई है, हमने कुछ जमीन पाली या जो है जमीन कैप्चर कर ली। बट इसका मतलब ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला था, इस बात से आप ये अंदाजा मतलब लगाइए या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्होंने क्या कहा कि मैंने अपने दोस्तों को ज्यादा मजबूत भी नहीं होने दिया। कहने का मतलब ये मराठा और निजाम को जो जमीनें दी गई एक तरीके से कोई बहुत ज्यादा उपयोगी जमीनें नहीं थी। तो एक तरीके से ये समझिए कि ये जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें थी वो इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के साथ ही रख लिया और अपने दुश्मन को पूर्णतः समाप्त भी कर दिया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं लास्ट वॉर विच वॉज फॉट इन द ईयर 1799। इसमें कोई ट्रीटी हुई नहीं क्योंकि ट्रीटी करने लायक कोई बचा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये रहा डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की इसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, ये वॉर हुआ क्यों था? देखिए, इस समय एक गवर्नर आए थे लॉर्ड वेलेस्ली, इनकी एक सब्सिडरी अलायंस आई। सब्सिडरी अलायंस में ये हो रहा था कि सब्सिडरी अलायंस में ये किया जाता था कि जो है एक जो भी राजा होगा उसको एक तरीके से अपनी ब्रिटिशर्स की कस्टडी स्वीकार करनी पड़ेगी। कस्टडी स्वीकार करने का मतलब कि एक टुकड़ी होगी सेना की, वो अपनी खुद की सेना नहीं रख सकते हैं, एक टुकड़ी ब्रिटिशर्स की होगी और उस टुकड़ी ब्रिटिशर्स की के मेंटेनेंस के लिए कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करना होगा उस राजा को टू द ब्रिटिश आर्मी। इस चीज को ये थोपने की कोशिश की गई ऑन द मैसूर किंगडम, जिस चीज को टीपू सुल्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया और रिजल्टेंट हमने देखा कि 1799 का 4th एंग्लो मैसूर वॉर हो जाता है जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। और हाँ, एक और चीज मैंने आपसे कही थी कि ये लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या बोला था। लॉर्ड वेलेस्ली ने ये बोला था कि अब ये जो है पूर्व की जो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वो हमारे अब कदमों में है। तो ये इसी के बाद, कहने का मतलब इसी के बाद उसने ऐसा बोला था लॉर्ड वेलेस्ली ने कि जो ईस्ट साइड ऑफ द इंडियन एम्पायर है या भारत का स्ट्रक्चर जो ईस्ट साइड है वो हमारे कदमों में आ चुका है। तो ये रहा मैसूर वॉर, 4 एंग्लो मैसूर वॉर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, पढ़ते रहिए।